नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। दुनिया में बहुत तरक्की हुई है, हमने धरती से लेकर आसमान तक नाप लिया, लेकिन एक बड़ी आबादी है जिनके लिए ये सब रत्ती भर भी मायने नहीं रखता। उनके लिए रोज की जिंदगी जीना ही बड़ी चुनौती की तरह है। उनका ना अपना वतन है, ना अपना घर, ज्यादातर के पास ना रोजगार है और ना ही खाने पीने के पैसे। उनकी जिंदगी के रंग उड़ चुके हैं, उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं, उनकी आंखों के सामने संकट दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शरणार्थियों की, जिनकी संख्या इस वक्त 6.25 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के तौर पर मनाता है और इसी दिवस के बहाने आज हम शरणार्थियों की जिंदगी से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कैसे दुनिया में 5% आबादी वाले पश्चिम एशिया शरणार्थियों के मामले में 40% का हिस्सेदार है। हम शरणार्थियों के लिए हो रही अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों, कानूनों और इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने के शरणार्थी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया भर में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों में शरण लेकर रह रहे हैं। इनमें सीरिया, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और दक्षिण सूडान जैसे देशों में संघर्ष और हिंसा के चलते हालात ज्यादा खराब हैं। छोटी सी नाव पर बैठे सैकड़ों लोग जिंदगी की तलाश में जिंदगी को दांव पर लगाने को मजबूर हैं। किसी तरह भागने की कोशिश में ऐसे हजारों लोग अब तक समंदर की आगोश में समा चुके हैं। इस दौरान कितने परिवार अपनों से बिछड़े होंगे, कितने जेलों में कैद होंगे, कितनों का अपहरण हो गया होगा, तो कितने गुलाम बना लिए गए होंगे। इस तादाद का ठीक ठाक पता लगाना मुश्किल है। मौजूदा जमाने की ये ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई होगी। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, हंसते खेलते मासूम बच्चे। ये मंजर है इराक और सीरिया सीमा पर शरणार्थी शिविर का। दुनिया भर में फैली शरणार्थी समस्या अब गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। आतंकवाद से जूझ रहे सीरिया, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान ऐसे देश बन चुके हैं जहां लोग पलायन करने के लिए विवश हैं। पलायन में कुछ सफल हो जाते हैं तो कुछ नाकाम। जो कामयाब होते हैं मुसीबत उनका साथ नहीं छोड़ती। ना खाने का ठिकाना होता है और ना ही इलाज का। फरीश हुसैन अपनी इसी बेबसी और गुस्से का इजहार कुछ यूं करते हैं। هم يجيبون شفل يدفنوه يجيبوا السيارة من حكومتها هسه। शरणार्थियों की परेशानियों और उनकी स्थिति के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से सन 2001 से हर बरस 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित कर इसका फैसला लिया गया। उस समय से ही हर बरस विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस सिलसिले में इस बार भी पोप फ्रांसिस ने भी पीड़ित लोगों की मुश्किलों का जिक्र किया। वेटिकन में उन्होंने लोगों से शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। L'attenzione concreta va a donne, uomini, bambini in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni. Ricordiamo anche nella preghiera quanti di loro hanno perso la vita in mare o estenuati viaggi via terra. संयुक्त राष्ट्र संघ की शरणार्थी एजेंसी की माने तो दुनिया भर में 6.5 करोड़ लोग या तो शरणार्थी हैं या पनाह मांग रहे हैं। फिलिपो ग्रांडी के शब्दों में ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नाकामी की तस्वीर बयां करने के लिए काफी हैं। I hope we have learned from lessons in the past. I also hope that the fact that Syrians, because of the closed borders everywhere in Europe and beyond, have not become so invisible because they don't move as much as before, that they become forgotten as well. That refugee crisis is still with us
and we still must manage and address it until there is the opportunity to resolve it, mostly, I hope, through return to their homes. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जून 2016 से #विद-रिफ्यूजी नाम का अभियान छेड़ रखा है, जिसका मकसद दुनिया भर की सरकारों को शरणार्थियों की मदद के लिए एकजुट करना है। 1951 की संधि के तहत शरणार्थियों के लिए कई तरह के अधिकार भी तय किए गए हैं। वहीं शरण देने वाले देश के प्रति उनके भी कई कर्तव्य होते हैं। अब्बास सैयद, राज्यसभा टीवी। बीते साल से शरणार्थियों का संकट लगातार गहराता जा रहा है। माना जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया इस वक्त सबसे बड़े शरणार्थी संकट से गुजर रही है। ऐसे में शरणार्थियों को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। शरणार्थियों की इन्हीं मुश्किलों और चुनौतियों को देखते हुए विश्व शरणार्थी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आइए डालते हैं एक नजर। तपती धूप में तंबुओं में गुजरती जिंदगी, यही इन लोगों की किस्मत है। अब्दुल्ला इब्राहिम समूचे परिवार के साथ बीते 1 महीने से इसी कैंप में गुजारा कर रहे हैं। इराक के मोसुल शहर में इब्राहिम की जिंदगी पहले इतनी बदहाल नहीं थी, लेकिन इस्लामिक स्टेट के कब्जे के बाद शहर में हिंसा के अलावा कुछ नहीं बचा। घर बर्बाद हुआ तो फौजियों ने इन्हें शिविर में ठिकाना दे दिया, लेकिन शिविर में जीना दुश्वार है। محاصرين ومأساة كانت كل إصلاح الزراعي يعني كانت عايشة أكثر العالم على الطحين. آخر شيء طحين ومي بس ضل عنده. قليل من العوائل عندهم مواد مياه. آخر شيء يعني البير، آخر شيء بس البير مع الجامع يشتغل. تأخذ دبيتين 20 لتر لك بين يوم ويوم أو يوميا। ये सिर्फ इब्राहिम की कहानी नहीं है, बल्कि 2003 के युद्ध के बाद इराक की 40% आबादी ऐसे ही गुजर बसर कर रही है, कुछ अपने मुल्क में तो कुछ विदेशों में। मध्य पूर्व में शरणार्थियों का संकट आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में हर मिनट 20 व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, कुछ आतंक से बचने के लिए तो कुछ युद्ध से, कुछ प्राकृतिक आपदा से जान बचाने के लिए तो कुछ हिंसक तनाव से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। 1951 में जब संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों पर संधि की तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों को परिभाषित किया गया। इसके बाद कई बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने कोशिशें की, लेकिन शरणार्थियों को लेकर कोई गंभीर पहल देखने को नहीं मिली। खास बात ये हो रही है कि जो वर्ल्ड पावर है, इसकी तरफ मेजर पावर, रिस्पॉन्सिबल पावर जो है, वो इसकी तरफ जो है पूरी तरीके से ध्यान में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि वो अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। शायद जो है ये एक पोस्ट कोल्ड वार के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को लेकर वो ज़्यादा प्रेरित हैं, ना कि जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ जो है उनका अटेंशन होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह तय हुआ कि अगले साल यानी 2001 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। दिवस की शुरुआत के लिए 2001 को इसलिए चुना गया क्योंकि शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि को 50 साल पूरे हो रहे थे। साल 2000 से पहले अफ्रीकी देश हर साल शरणार्थी दिवस मनाते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ऐलान के बाद अफ्रीका शरणार्थी दिवस को भी इसी में मिला दिया गया। 1914 से रोमन कैथोलिक चर्च भी जनवरी में शरणार्थियों और विस्थापितों का दिवस मनाता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल संयुक्त राष्ट्र की कोशिश के बाद ही हुई। UNHRC जो है उसको जो है फंड चाहिए, उसको जो है रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको फिर से डिस्प्लेस को वापस भेजना चाहिए। रिफ्यूजीज़ जो डिक्लेयर्ड हो गए हैं उनको जो है रोज़ी चाहिए, रोज़गार चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उनके बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इसको देखते हुए सारी समस्याएं आ रही हैं। फंडिंग के लिए भी कोई उस तरीके से अब आगे नहीं आ रहा है। शरणार्थियों के प्रति सरकारों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जून 2016 में विद रिफ्यूजी याचिका की शुरुआत की, ताकि दुनिया के देश आपस में सहयोग कर इस चुनौती से निपटने का रास्ता निकाल सकें।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जाहिर है दुनिया इस वक्त बड़े शरणार्थी संकट से दो चार है। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में तो हालात भयावह हैं, लेकिन पूर्वी एशिया और लैटिन अमेरिका में भी लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। और दुनिया में यह आबादी हजारों या लाखों में नहीं, बल्कि ये संख्या करोड़ों में है। ये तस्वीरें हैं दक्षिणी सूडान की। सैकड़ों हेक्टेयर में फैला ये कैंप इस वक्त हजारों लोगों का बसेरा है। छोटे तंबुओं में गुजर करने वाले इन लोगों के चेहरे पर पीड़ा आप साफ पढ़ सकते हैं। बेहतरी की आस में इनकी आंखें पथरा गई हैं। अनुदान पर इनकी जिंदगी कट रही है। हर जगह ऐसी ही तस्वीरें हैं, चाहे वो सूडान हो या फिर सर्बिया। नाउम्मीदी और उदासियों के बीच एक पूरी पीढ़ी बड़ी हो रही है। लोग एक देश छोड़कर दूसरे में पनाह तो ले रहे हैं, लेकिन पलायन ने उनकी जिंदगी के सारे रंग उड़ा दिए हैं। साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, लेकिन संकट कम होने के बजाय लगातार गहराता जा रहा है। हर साल शरणार्थियों की संख्या पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। इस दशक की बात करें तो 2010 में ये संख्या 3 करोड़ 39 लाख थी। 2011 में ये बढ़कर 3 करोड़ 54 लाख हो गई। 2012 में 3 करोड़ 58 लाख, 2013 में 4 करोड़ 28 लाख, 2014 में 5 करोड़ 49 लाख और 2015 में 6 करोड़ 39 लाख और 2016 बीतते बीतते ये संख्या 6 करोड़ 77 लाख को पार कर गई। यानी 6 साल के भीतर विस्थापितों और शरणार्थियों की तादाद 2 गुना हो गई है। To figure 65.6 million is a marginally small increase compared to last year 65.3. It is still one every 113 people in the world that is either refugee or displaced. But to me, what is interesting more than trying to analyze what is the trend there is that, first of all, no decrease, in fact a slight increase, is bad news. Is bad news because it means that fundamentally the causes for mass forced displacement have not been addressed in a significant manner. यह हालत तब है जब इन्हीं 6 वर्षों के दरमियान शरणार्थियों के संकट को हल करने के लिए दर्जनों बैठकें हुईं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार यह तय हुआ कि शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। 2003 के बाद एक भी साल ऐसा नहीं है जब शरणार्थियों की संख्या न बढ़ी हो। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में जारी हिंसा ने इसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। 2016 में 1 करोड़ 72 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने दूसरे देशों में शरण ली। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। ये आज भी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इसके मुकाबले 2016 में महज 18,93,000 शरणार्थियों को फिर से बसाने में कामयाबी मिली, यानी राहत की दर संकट की दर से बहुत कम है। 28,000 आदमी जो है फोर्स डिस्प्लेस हो रहे हैं पर डे, तो उसके हिसाब से इनका रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तीसरा जो इनका सेटलमेंट सेंटर है उसका रिहैबिलिटेशन बहुत धीरे हो रहा है, जबकि इन्होंने जो है 138 मिलियन लोगों को रिहैबिलिटेट किया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ रिफ्यूजीज दिस इज वेरी लेस। चिंताजनक बात यह है कि आधे शरणार्थियों की उम्र 18 साल से कम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में हर सेकंड 20 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। इस वक्त शरणार्थियों की 55% आबादी मात्र 3 देशों से आती है। सबसे ज्यादा 55 लाख शरणार्थी सीरिया के हैं, 25 लाख अफगानिस्तान के और 14 लाख दक्षिणी सूडान के। सीरिया और अफगानिस्तान पिछले कई साल से इस सूची में बरकरार हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो रिफ्यूजीज़ में वो मिडिल ईस्ट से है। सीरिया में मार्च 2011 से जो क्राइसिस चल रही है उससे जो है लगभग 11 मिलियन 23 मिलियन की पॉपुलेशन है, लगभग आधी जनसंख्या जो है इस क्राइसिस से पीड़ित है, या तो मतलब अपनी जगह से हट गई है या जो है 4-5 मिलियन जो है बाहर पलायन कर चुके हैं। तथ्य ये भी है
कि शरणार्थियों को शरण देने में अमीर और विकसित देश बहुत पीछे हैं। ज्यादातर शरणार्थी पड़ोसी मुल्कों में शरण ले रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा शरणार्थी तुर्की, 14 लाख पाकिस्तान, 10 लाख लेबनान, 9,79,000 ईरान, 9,40,000 युगांडा और 7,91,000 शरणार्थियों ने इथियोपिया में शरण ले रखी है। हालत यह है कि सबसे ज्यादा विस्थापित भी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के लोग हैं और सबसे ज्यादा शरण भी लोग इन्हीं दो इलाकों में ले रहे हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में शरणार्थी संकट सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद जब ये समस्या विकराल हुई तो दुनिया का ध्यान पहली बार इस पर गया। तब से लेकर अब तक शरणार्थियों के संकट पर वैश्विक स्तर पर कई कोशिशें हुई, लेकिन समस्या आज भी बरकरार है। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को कई मामलों में झकझोरा। 20वीं सदी की राजनीति इसके बाद बदल गई, लेकिन इस युद्ध के बाद कई देशों में पलायन ने जोर पकड़ा। जर्मनी ने जब बेल्जियम पर हमला किया तो लाखों लोग जान बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर हुए। जब ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो यही कहानी वहां भी देखने को मिली। दूसरे देशों में शरण लेने के बाद भी इन लोगों को तमाम यातनाएं और परेशानियां झेलनी पड़ी। पहली बार शरणार्थियों के विकट हालात पर नजर गई नॉर्वे के डॉक्टर फ्रिजॉफ नैन्सन की। उनकी पहल से शरणार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की कोशिश शुरू हुई। लीग ऑफ नेशंस ने 20 अगस्त 1921 को शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त की स्थापना की। नैन्सन इसके पहले उच्चायुक्त बनाए गए। उन्होंने राष्ट्रीय संघ पासपोर्ट नाम का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे हासिल करने के बाद किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आने जाने की सहूलियतें हासिल थी। इस पासपोर्ट का कई मुल्कों ने विरोध भी किया, लेकिन राष्ट्र संघ ने इसे बरकरार रखा। इसके बाद 1938 में शरणार्थियों के लिए अंतर सरकारी कमेटी बनी। 1943 में यूएन राहत और पुनर्वास प्रशासन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ बना और 1948 में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया। 1950 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र के इस विभाग को 1954 और 1981 में 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रिफ्यूजीज का जो कन्वेंशन है वो 1951 का यूएन का कन्वेंशन है, जिसके तहत रिफ्यूजीज को कुछ बुनियादी सुविधाएं देनी जरूरी होती है और यूएन उसके मुताबिक ही कुछ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात भी करता है। हालांकि जब एशिया के परिदृश्य में देखेंगे तो अब सीरिया जैसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि काफ़ी रिफ्यूजीज हो गए हैं। इसके बाद एक अहम पड़ाव आया 1951 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने रिफ्यूजी कन्वेंशन में शरणार्थियों की परिभाषा जारी की। 1968 में एक प्रोटोकॉल जारी करके इस दिशा में कदम बढ़ाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों को कई अधिकार दिए। इनमें काम करने, घर बनाने, पढ़ने, देश में आबाद आवाजाही और यातायात के दस्तावेज हासिल करने के अधिकारों के अलावा धार्मिक आजादी और अदालतों तक सामान्य पहुंच के अधिकार शामिल हैं। हालांकि कागजी तौर पर ये अधिकार तो मिल गए, लेकिन शरणार्थियों की जिंदगी आज भी जस की तस है। पूरी दुनिया बैठ के जैसे G20 की मीटिंग करती है और भी सिक्योरिटी की मीटिंग करती है, तो रिफ्यूजीज़ की मीटिंग भी एक होनी चाहिए जिसमें ये बैठ के पूरी तरीके से इश्यूज़ को डेलिब्रेट करें, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। फंड के तहत, जो पॉलिटिकल के तहत, जो रेस्क्यू टीम होती है उसके तहत। तो जब तक ये एक कम्प्रहेंसिव लेवल पर सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में एक कंसेंसस नहीं बनेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दुनिया ने कई बड़े शरणार्थी संकट देखे। इनमें 1948 का फिलिस्तीन संकट, 1979 का अफगानिस्तान युद्ध, 1992 का बाल्कन संकट, 1994 में रवांडा जनसंहार, 2003 का इराक युद्ध और 2011 से जारी सीरिया का गृह युद्ध ऐसे बड़े मामले हैं जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। बीते 3 साल से जब मध्य पूर्व के देशों से शरणार्थियों का यूरोप में पलायन बढ़ा, तो इसे लेकर ठोस नीति बनाने की दरकार महसूस हुई। कई मुल्कों ने शरणार्थियों का स्वागत किया, तो कुछ ने नियम कड़े बना दिए। 2002 से 2007 तक लोगों को शरण देने के मामले में स्पेन पूरे यूरोप में पहले नंबर पर था, लेकिन उसके बाद यहाँ की सरकार ने नियम कड़े कर दिए।
मौजूदा संकट के बाद वहां फिर पशुपेश जारी है। फ्रांस की नेशनल फ्रंट और इटली की नॉर्दर्न लीग जैसी पार्टियां खुले तौर पर शेंगेन समझौते के विरोध में हैं। शेंगेन समझौते के तहत ही यूरोपीय संघ के ज्यादातर देशों ने उदार वीजा कानून पर साझा सहमति जताई थी और इसी के तहत लोगों को शरण देने का चलन बढ़ा। हंगरी ने तो शरणार्थियों को रोकने के लिए सर्बिया बॉर्डर पर कटीले तारों से घेराबंदी कर दी। इसी तरह बुल्गारिया ने भी तुर्की की सीमा पर लंबी घेराबंदी की। पिछले 2-3 साल से यूरोपीय संघ की बैठकों में शरणार्थियों का मुद्दा सबसे अहम रहा है। ईयू ने 6 साल के लिए 2 अरब 40 करोड़ यूरो का कोष भी बनाया, लेकिन इसके बंटवारे को लेकर भी नोक-झोंक जारी है। यूरोप में रिफ्यूजीज को लेने के रिगार्डिंग कोई बुनियादी पॉलिसी नहीं है। इसके कारण है कि रिफ्यूजीज जो है वो देश के बिना एक संकट से ग्रसित लोग माने जा सकते हैं, लेकिन इसके रूप में सभी देशों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि कई देशों ने रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन तो किया है, लेकिन उसके जो मानदंड हैं और जिस पैरामीटर्स हैं उसको मानते नहीं हैं। और एशिया में ऐसे कई देश हैं जो कि रिफ्यूजीज का जो बेसिक कन्वेंशन है उसको मानने से मना करते हैं। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट का मामला हो या फिर पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में राष्ट्रवाद का चरम प्रचार, इन सब में शरणार्थियों और प्रवासियों का मुद्दा सबसे अहम रहा। लेकिन शरणार्थियों की मुश्किलों को कम करने के लिए कई देश साथ भी आए। सितंबर 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र की मुहिम के तहत 2018 तक शरणार्थियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई समझौते हुए। तय हुआ कि सभी शरणार्थी बच्चों को शिक्षा मिले, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे और रोजगार के लिए उन्हें कुछ हुनर सिखाया जाए। तमाम मुश्किलों के बावजूद कोशिशें आज भी जारी हैं, लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए जानकारों का मानना है कि 2018 तक इसे हासिल करना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया में शरणार्थियों का दर्द बीते कुछ वर्षों में सबने देखा है। मध्य पूर्व के देशों से बड़ी तादाद में पलायन करके यूरोप और आसपास के मुल्कों में शरण लेते लोगों की तस्वीरें हमारे जहन से उतरी नहीं हैं। करोड़ों लोग लगातार देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये विस्थापन न सिर्फ दूसरे देशों में हो रहा है, बल्कि देश के भीतर भी लगातार विस्थापन होता रहा है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर विस्थापन पर चौंकाने वाली तस्वीरें पेश करती है। आज के विशेष में हम आपको छोड़ जाते हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। कामकाज के चलते घर छोड़ने वाले सैकड़ों हजारों लोगों को आप जानते होंगे। समूची दुनिया में ये तादाद करोड़ों में है, लेकिन देश के भीतर ही मजबूरी में घर बार छोड़ना आसान नहीं होता। सिर्फ 2016 में पूरी दुनिया के 125 देशों के 3 करोड़ 11 लाख लोगों को देश के भीतर ही विस्थापित होना पड़ा, और इसकी वजह रोजगार नहीं बल्कि आपदा, इलाके में उपजे तनाव और हिंसा है। ये दर इतनी ज्यादा है कि 2016 में हर दूसरे सेकंड में एक व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ा। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो है वो रिपोर्ट देते हैं, और इसके अलावा ये भी नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल ने भी ये रिपोर्ट जारी की है, और दोनों रिपोर्ट इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि रेफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम है पूरे विश्व में प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी IDMC और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी NRC की ताज़ा रिपोर्ट इस दिशा में चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2017 में 3 बड़े कारणों की पड़ताल की गई है, जिसके चलते करोड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी आंतरिक विस्थापन की सबसे बड़ी वजह आपदा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से इसकी संख्या में लगातार कमी देखी गई है। 2008 में आपदाओं के चलते 3 करोड़ 65 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, लेकिन 2016 में यह आंकड़ा घटकर 2 करोड़ 42 लाख रह गया। वहीं दूसरी तरफ बीते 1 दशक से तनाव और टकराव के चलते विस्थापित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2008 में जहां 46 लाख लोगों को इस वजह से विस्थापित होना पड़ा था, वहीं 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 69 लाख पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर इलाकों में हथियारबंद टकराव, गरीबी, असमानता, कमजोर शासन व्यवस्था
तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ाया है। ये जो रिपोर्ट है IMDC संस्था की, ये 1998 से हर साल ये रिपोर्ट निकालते हैं और ये कि बहुत ही ज़रूरी रिपोर्ट है जिसमें बहुत मुश्किलें आती है कि रिपोर्ट निकालने में। आंतरिक विस्थापन के आंकड़े में बीते साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015 में दुनिया के 2 करोड़ 78 लाख लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए थे, लेकिन 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ 11 लाख पहुंच गया। यानी 2015 की तुलना में 33 लाख और लोगों को बीते साल विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक तनाव और टकराव के चलते 69 लाख में से 66 लाख लोगों का विस्थापन ऐसे इलाकों में हुआ जिन्हें पहले से चिन्हित किया जा चुका है। 3 प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और हो सकता है एक दूसरे देशों के बीच में अगर वॉर होता है उसके वजह से भी पलायन होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि डिज़ास्टर्स, बहुत सारे अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बढ़ता जा रहा है। बीते साल सबसे ज्यादा चीन में 74 लाख 34 हजार, फिलीपींस में 62 लाख 10 हजार, भारत में 28 लाख 50 हजार, इंडोनेशिया में 12 लाख 50 हजार, अमेरिका में 11 लाख 70 हजार, क्यूबा में 10 लाख 79 हजार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 10 लाख 52 हजार लोग प्राकृतिक आपदा, तनाव और हिंसा के चलते आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए। लेकिन इनमें से ज्यादातर मुल्कों में प्राकृतिक आपदा बड़ी वजह रही। चीन में तो तनाव और हिंसा के चलते विस्थापन का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। अगर तनाव की बात करें तो इस सूची में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और यमन में सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए। ये वो मुल्क हैं जो या तो गृह युद्ध की चपेट में हैं या फिर यहाँ आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों ने हाहाकार मचा रखा है। प्राकृतिक आपदा के चलते सबसे ज्यादा विस्थापन दक्षिणी और पूर्वी एशिया के मुल्कों में हुआ। चीन, फिलीपींस और भारत इस सूची में चोटी के देश हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आंतरिक विस्थापन पर लगाम कसने के लिए मजबूत नीति बनाने की दरकार है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।